आपका तो आपका गाना भी मतलब इंडिया वाले ने तो बड़े कॉपी वगैरह भी हाँ मारे जी, थे, आपने वो केस वगैरह भी किया था, उसका क्या बना सर? चल रहा है। अभी तो चल रहा है। हाँ, चल रहा है। मैं वो बात करने लगा था, देखिए मेरे जैसी एग्जांपल हो गई, चलो मैंने तो अपने गाने खुद लिखता हूँ, बनाया सर। आतिफ इंडिया गया, गाना कोई और बना रहा है, कंपोज कोई और कर, उसका सिर्फ गला यूज हो रहा है, हाँ तो वो बड़ा होता गया, होता गया, होता क्यों? पूरी इंडस्ट्री है पीछे बैकअप करने के लिए। क्या हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के लिए वो इंडस्ट्री है पीछे बैकअप करने के नहीं। लिए? नहीं है। सो इसलिए जैसे ही वो इंडिया कट ऑफ हुआ, वो लाइफ लाइन कटी, ग्राफ उनका नीचे आने, नुसरत साहब के जो भतीजे, क्या नाम है उनका, राहत, राहत सर। उनका भी ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ। वो नए गाने नहीं आ रहे, तो नए गाने के लिए वापस शायद उधर देख रहे होंगे। तो हमारे कंपोजर्स कहाँ हैं, मेरा सवाल है, हमारे शायर कहाँ हैं, हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? तो सिंगर अकेला कब तक और कितनी मेहनत कर लेगा? आई थिंक अब सारा जो म्यूज़िक है, अपार्ट फ्रॉम जो कोक स्टूडियो साल में निकालता है, सारा म्यूज़िक तो ओएसटी में चला गया, ड्रामा की ओएसटीज़ में। और जितने भी बड़े बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं वो अब सारे ड्रामों के लिए ही काम कर रहे हैं। अब तो होता है कि जी ड्रामे का ओएसटी हिट होगा तो वो आपका गाना हिट होगा, वरना तो नहीं आपको उस तरह आ रहा। गाना अगर अच्छा हो ना भट्ट साहब, मेरा मानना है कि वो कोक स्टूडियो में है या नहीं है, वो हिट हो जाएगा। अगर एक खास हद से ज़्यादा अच्छा गाना है वो, तो आपने यूट्यूब पे चढ़ा दिया है या वैसे ही किसी को व्हाट्सएप कर दिया, तो वो सुपर हिट है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू रीच एवरीबॉडी और वो वायरल हो जाए। उसमें कंटेंट में अगर पावर मौजूद है तो, लेकिन वो क्रिएटिविटी के साथ आएगी ना, वो नहीं नज़र आ रही हमें। हाँ, वो आप वाली बात क्या, वो कंपोजर्स ही नहीं है अब, आपका वो राइटर्स ही नहीं जो ये लिखेंगे एंड ऑल दैट। मैडम के ज़माने में मैडम ने खुद तो नहीं सारे कंपोज किए गाने, तो राइटर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स रशीद थे, अत्रे कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं। आजकल ये जितने भी नौजवान पाकिस्तान में हिट हो रहे हैं, थोड़े बहुत बेचारे अपनी एफर्ट्स भी हो रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडस्ट्री बनानी चाहिए। सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि ये टूल अगर आपके पास होता, आप लोगों के दौर में जो अब सोशल मीडिया का बूम आ गया, ये सारा कुछ हो गया, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता। अभी तो जो जितने भी चोर हैं एक तरह से मार्केट में हमारे गाने काबिज करके बैठे हुए हैं, और ना उन्होंने उन गानों के राइट्स, हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम वापस हासिल कर सके। उस वक्त होता तो हम काफ़ी हाँ, अभी बैठे होते आराम से, रॉयल्टीज तो यूट्यूब्स आरीज। एग्जैक्टली। अब मेरा जो वैसे एल्बम बिका, मेरा हिस्ट्री में सबसे महंगा एल्बम मेरा, जो, और मेरा ख्याल है वो आखिरी एल्बम था जो ऐसे जो शॉप्स में जिस तरह वो बिकता था, सीडीज और कैसेट्स की, उसमें वो था जो इन्होंने फायर रिकॉर्ड्स ने प्रमोट किया। हाँ यजदानी साहब ने। यजदानी साहब, हाँ यजदानी साहब, परवीन वाला, नमकीन वाला, हाँ हाँ हाँ। वो तो वो था, वो जो 3 करोड़ का एल्बम, मतलब हिस्ट्री में इतना महंगा एल्बम नहीं बिका होगा कभी किसी का। लेकिन चूंकि उनको एक ट्रायंगल था, जैसे एक फ़ोन बनाने वाला इदारा था, एक जियो टीवी था, एक मैं था, वैसा कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उन्होंने अपने पैसे भी पूरे कर लिए। और फिर बिल्लो दे घर तो बेशुमार मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बिकी हैं। वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं थे, वो कॉपीज़ थी। मगर वो सारे गानों की राइट्स आपके पास नहीं है? नहीं, और उनके पास उन्होंने सारे जाली डॉक्यूमेंट्स बना के तो रखे हुए हैं अपने पास। तो ज़ाहिर है वो जैसे कोर्ट में वो साबित होगा तो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह राइट्स। तो अल्लाह खैर करे। नए लॉट में से कितने मतलब किसको देख रहे हैं हम? मतलब अब तो नए बच्चे, बड़े एक नई पौध आ गई है इसमें, रैप एकदम इन हो चुका हुआ है सारा कुछ एंड ऑल दैट, और पंजाबी रैप से दो मूसेवाला की वजह से भी पंजाबी रैप को बहुत हवा मिली है। तो नए नए लॉट में से किसको देख रहे हैं? अच्छा, टैलेंट तो बहुत लोगों में है, जैसे रैप गाने का अंदाज और लिखने का भी कमाल, अ, वो तो बहुत सारे लोगों में है, मुझे नाम भी उनके याद नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन कोई एक होता है ना, जैसे एक में मल्टीपल टैलेंट, ये होता है कि कोई कंपोजर भी है, अरेंज भी कर रहा है, और वो सारा प्रोड्यूसर भी खुद है और वो कर रहा है, वो नहीं मुझे अभी तक कोई इतना बड़ा नजर आया। हाँ, अलबत्ता कोक स्टूडियो में से जो कुछ लोग निकल कर आए हैं वो अच्छा कर रहे हैं काम। आई थिंक वो आप वाली बात है कि अभी कोक स्टूडियो जब जाता है ना, उसके बाद फिर उनका काम नहीं नजर आता। या तो होता है ना कि आप लोगों के दौर में भी आप लोगों का गाने आ रहे थे और ये वो दिस एंड दैट, उन गानों की वजह से इस तरह के प्रोग्राम्स आपको बुलाते हैं। तो प्रोग्राम इस तरह नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्रोग्राम में नजर आओ वरना नहीं नजर आओ। वरना नहीं नजर आओ।
और देखो उसमें ना करते हुए आपको जितने भी मोस्टली लोग हैं इस वक्त, वो सारे कोक स्टूडियो की पैदावार हैं। क्यों? उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई नॉर्मल सा गाना भी होगा वो उसको इतना बजाएंगे कि वो सुनाई देंगे एक बार सबको वो, और वो अच्छा लगने लग जाएगा फिर। ये तो होता है। जहाँ आप चैरिटी काम भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, सिंगर भी हैं, टीचर भी रह चुके हैं, सब कुछ रोल्स वगैरह किए, कौन से रोल में आप सबसे अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फिट करते हैं? चैरिटी मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सुकून बहुत है। मुझे लगता है इसका इंशाल्लाह ज़रूर दुनिया के बाद भी हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यार नज़र आता है ना सामने। हालांकि पॉलिटिक्स में आके आपको पता है इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। यानी आप सोचो, मैं ये सोच रहा था कि हम कहते हैं ना $1 बिलियन पाकिस्तान वहाँ से ले रहा है, $2 बिलियन वहाँ से कभी आ जाए ना। आपको पता है एक एक डिपार्टमेंट में इतना पोटेंशियल है कि 2-2, 4-4 बिलियन सालाना आप वहाँ से ला सकते हैं दूसरे मुल्कों से। आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लें, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर इनकी सीट्स डबल कर दें ना, तो आप $2 बिलियन हर साल पाकिस्तान में लेकर आएंगे। $2 बिलियन थोड़ी रकम नहीं होती। क्या करना है? सिर्फ पॉलिसी चेंज करनी है। और ये ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे जो कहीं हो नहीं आ रहा। ये इंडिया में भी हो रहा है, ये अज़रबैजान में भी हो रहा है, ये चाइना में भी हो रहा है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारा सरमाया बाहर ले जाते हैं। इन दैट केस वो लोग इधर आएंगे पढ़ने के लिए और डॉलर्स में अपने पैसे लेकर आएंगे। लेकिन हमारे लोग सो रहे हैं इस पे, माजरत के साथ, कि वो इस तरह के इकदाम नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, आप करेंगे नहीं हमने स्टैंडर्ड हमारा ठीक नहीं रहता, कोई बात नहीं। तो फिर आप उनको वापस क्यों जब वो बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, आप उनको डॉक्टर इनरोल कर लेते हैं। हाँ। फिर आप ना करें उनको, क्योंकि वो तो उस क्लास में पढ़ के आए जहाँ पे 150 बच्चे की क्लास होती है, यहाँ पे 75 आप कहते हैं रखने। तो आप एक पेन की मूवमेंट से, जिसमें आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, कोई पैसा नहीं खर्चना, सिर्फ पॉलिसी चेंज करनी, $2 अरब बाहर से आ रहा है। तो आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 100 डिपार्टमेंट है आपके पास। तो कितने $100 अरब आप बाहर से ला सकते हैं? इट इज़ मैटर ऑफ पॉलिसी, और ये आप हुकूमत में आगे कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग जो स्टिंकिंगली पेट्रियाटिक होते हैं ना, उनकी नज़र होती है हर चीज़ पे, यार अगर ये हो जाए ना तो पाकिस्तान में ये आ जाएगा, ये हो जाए जो। तो लेकिन वो फिर क्या क्या करें? वो नहीं कर सकते। हम अपने तौर पे जितना कर सकते हैं हम करेंगे। और मैंने अब ये सोचा है कि कोई बात नहीं, हम सहारा के प्लेटफॉर्म को लेके आगे चलेंगे। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज 1.5 अरब रुपया कमाता है साल का मेडिकल कॉलेज, और अगर 150 सीट्स हो तो 2 अरब से भी ऊपर चला जाता है। उससे आप एक हॉस्पिटल फ्री चला सकते हैं और एक नया हॉस्पिटल बना सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें, अगर अल्लाह 20 से 25 साल लंबी ज़िंदगी देता है तो पूरे पाकिस्तान में आप हेल्थ सर्विस डिलीवरी को फ्री कर सकते हैं। क्योंकि आप नर्सिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो दुनिया में भेज रहे हैं, और वो वहाँ जाके पैसे भेज रही है। क्या भेज रही है? डॉलर्स भेज रही हैं। और इसी तरह से आप हॉस्पिटल को फ्री चला रहे हैं, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। सो आप गवर्नमेंट की फैसिलिटी को एक साइड पे कर दें सहारा के प्लेटफॉर्म से। अगले 25 साल में, 25 साल तो लगेंगे क्योंकि इतना टाइम को मल्टीप्लाई करते हुए टाइम लगेगा। आप इतना मुस्तहकम कर दें हेल्थ का निज़ाम कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ना मरे उसकी हेल्थ सर्विस डिलीवरी ना होने की वजह से।